अच्छा, आज हमने देखना है कैपिलरीज के बारे में, ठीक है? कैपिलरीज का आपको पता ही है कि कैपिलरीज क्या हैं? कि कैपिलरीज हमने कल देखा था कि आपकी आर्टरीज जो हैं, वो डिवाइड और सब डिवाइड होकर छोटे ब्लड वेसल्स आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं और जब आर्टरियोल्स आगे से जो है वो आर्टरियोल्स जब आगे से डिवाइड और सब डिवाइड होते हैं, तो वो कैपिलरीज में चेंज हो जाते हैं, ठीक? तो कैपिलरीज जो है ना कैपिलरीज आपकी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। हालांकि जो बाकी सारे आपकी जो आर्टरीज और वेन्स है ये तो आपको नजर आती हैं। अमूमन आपने देखा होगा बहुत से लोग जो कि मतलब स्किनी होते हैं यानी बहुत ही सूखे होते हैं, तो उनके बाजुओं के ऊपर या उनके हाथों पर या उनके पैरों के ऊपर जो वेन्स और आर्टरीज है वो प्रोमिनेंट हो रही होती हैं। तो ये जो आपकी आर्टरीज और वेन्स है ना, ये सारी की सारी मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। लेकिन जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज ऐसे आपको नजर नहीं आती। कैपिलरीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक। अब ये ब्लड वेसल्स है जो कि माइक्रोस्कोपिक है और इनका पूरी बॉडी में एक ही फंक्शन है कि कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड और जो बॉडी के सेल्स हैं उनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। यानी ब्लड से जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। यानी ब्लड से यानी ब्लड से जो डिफरेंट मटेरियल्स है ना, आपके बॉडी सेल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपिलरीज का एक ही फंक्शन है कि इनके जरिए से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, किसके दरमियान, ब्लड के दरमियान और आपके बॉडी सेल्स के दरमियान। आपके जो ब्लड और बॉडी सेल्स हैं वो आपस में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो इसी के थ्रू करते हैं, ब्लड कैपिलरीज के जरिए से, ठीक है। कैपिलरीज वैसे माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मैंने आपको बता दिया है कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो क्या है, वो मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक से मतलब है कि उन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हो। इसके बाद एग्जांपल भी दी कि जो लोग बहुत सूखे होते हैं या स्किनी होते हैं उनके हाथों, बाजुओं और पैरों के ऊपर आर्टरीज या वेन्स प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, क्योंकि इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो आप माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए जिम्मेदार है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है और वो जहां जहां से गुजरता है तो उन सेल्स के जो जरूरत है ना, वो जरूरत के मुताबिक वो ब्लड से मटेरियल एब्जॉर्ब करते जाते हैं, तो इसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ना वो किसके जरिए से होता है, वो कैपिलरीज के जरिए से होता है। अब ये आपकी बॉडी का ऐसा ब्लड वेसल है कि जो कि सबसे छोटा होता है, यानी ये जो है ना ये 1 सेल थिक है, कि इसकी जो चौड़ाई है ना, जितना आपका एक सेल होता है ना, इसका सेम उतना ही साइज होता है, यानी ये एक सेल जितनी इनकी चौड़ाई होती है, 1 सेल थिक। और फिर एक और चीज की जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज को जो है, कैपिलरीज आपकी ये जो इनका डायामीटर है, ठीक। कैपिलरीज मैंने आपको बताया ना कि अगर आप इनकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो जितना एक आपका सेल है ना, तो आपको पता ही है कि सेल को हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो एक सेल इतना छोटा सा है, तो आपकी जो कैपिलरी है ना उसका भी साइज उतना सा ही होता है, यानी उसकी जो थिकनेस या मोटाई है ना वो उतनी सी होगी जितनी कि एक सेल की होती है। और आपकी जो कैपिलरी का डायामीटर है ना, इसका जो डायामीटर है यानी जो इसकी ओपनिंग है कैपिलरी की, इसका जो डायामीटर है ना वो कंट्रोल्ड होता है, किससे? एक तो आपके नर्वस सिस्टम से एंड और सेकेंडली आपके केमिकल्स, जैसे कि आपने पढ़ा था हिस्टामिन, जो कि ये आपके बेसोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो जो ये है ना, ये आपकी जो कैपिलरी की यानी ओपनिंग है, ये डायमीटर से मुराद वो चीज है कि वो जो ओपनिंग, क्योंकि आपको पता है कि कैपिलरी की ओपनिंग भी सर्कुलर होती है, तो इसीलिए इस सर्कल का जो डायमीटर है ना, यानी इस ओपनिंग का खुलना या बंद होना, ये जो है ये दो चीजें कंट्रोल करती है। एक तो ब्रेन से आने वाले मैसेजेस और सेकेंडली बॉडी में रिलीज होने वाले केमिकल्स, ठीक है। तो कैपिलरी वाहिद आपके ऐसे ब्लड वेसल्स हैं
कि जिनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, वो डिपेंड करती है इनके मैसेजेस पर। कि अगर तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, जैसे हिस्टामिन, जिस वक़्त बॉडी में अगर ये केमिकल रिलीज होता है किसी एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में, तो क्या होता है कि कैपिलरी जो है ना, वो मज़ीद उनकी जो ओपनिंग है वो खुली हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि डायलेशन हो गई। ठीक? मतलब अगर नॉर्मल इतनी सी ओपनिंग थी, तो अगर बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होगा, किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो वो खुलकर इस तरह से हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि वो चौड़ी हो गई है, उसकी डायलेशन हो गई है। और अगर कोई ब्रेन का मैसेज आए, तो ब्रेन का मैसेज इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता है। तो हम कहते हैं इसकी कंस्ट्रिक्शन हो गई है। तो ये दोनों फंक्शन सेपरेटली कंट्रोल होते हैं। इनका कंस्ट्रिक्ट होना, यानी जब ये एक दफ़ा फैल जाती हैं और दोबारा जब वापस अपने साइज़ पर आती हैं, तो इनका जो कंस्ट्रिक्ट होना है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी ये नर्वस स्टिमुलेशन है। और इनका खुलना, वो ये इस तरह के केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। फिर इसके अलावा कैपिलरी के अंदर भी ना स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है? ये वही चीज़ है कि जहाँ पर इनका होल होता है ना, इनके होल के इर्द-गिर्द 2 मसल्स भी होते हैं, जो कि रिंग्ड फॉर्म में होते हैं, तो उनको आप बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। क्योंकि ओपनिंग से कैपिलरी स्टार्ट होती है ना, तो इस ओपनिंग के बिल्कुल पास या इससे पहले 2 रिंग होते हैं मसल्स के, जिन्हें हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। और वो एक्चुअली जो वो रिंग्स है ना, जो ये इसकी ओपनिंग से पहले होते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, वो ब्रेन के मैसेजेस के नतीजे में इसको बंद कर देते हैं, यानी इसके साइज को छोटा कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। और वही जो स्फिंक्टर्स हैं, वही इस केमिकल के रिलीज होने के नतीजे में इसकी ओपनिंग को बड़ा कर देते हैं। तो अगर ये इसकी ओपनिंग है, तो बिल्कुल इधर करके जो है ना, यानी इसके बिल्कुल पहले जो है ये स्फिंक्टर्स मौजूद होंगे। ये रिंग शेप के मसल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। एक्चुअली जो ये मसल्स है ना, ये आपकी कैपिलरी को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होने में मदद करते हैं। कब? डायलेट उस सूरत में करते हैं जिस वक़्त हिस्टामिन रिलीज़ होता है ब्लड में, और कंस्ट्रिक्ट उस सूरत में करेंगे जब नर्वस स्टिमुलेशन आती है। ठीक? थर्ड चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखा है कि इसके अलावा ये जो आपके स्फिंक्टर्स है ना, ये अमाउंट ऑफ ब्लड को भी कंट्रोल करते हैं, जो कैपिलरी तक पहुँच रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आपने ये देखा है ना कि हमने कहा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है कैपिलरीज के थ्रू। तो जब तक ब्लड आएगा ही नहीं कैपिलरीज तक, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा? तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आता है ना, उस ब्लड को भी ये स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक तो ये स्फिंक्टर्स उनका खुलना और उनका सिकुड़ना कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने देख लिया वो जो भी मैसेज होगा। और सेकेंडली उनमें आने वाले ब्लड की अमाउंट को भी, यानी ब्लड की मिकदार को भी ये रेगुलेट करते हैं। ठीक? और कैपिलरीज, आपने ये पहली बात ही हमने की कि कैपिलरीज बनती किस तरह से हैं। जब आपके बहुत ज्यादा आर्टरियोल्स डिवाइड और सब डिवाइड होते हैं, तो वो बना देते हैं कैपिलरी। तो आर्टरियोल्स की डिवीजन और सब डिवीजन उन्हें बना देती है कैपिलरीज। ठीक है? अच्छा, एक और चीज अब आपने याद रखनी है। जैसे हमने कहा था, अब एक लास्ट चीज इसमें रह गया कि कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है। तो कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, ठीक? सेकेंडली डिफ्यूजन के जरिए से। ये दो मेन मैकेनिज्म्स हैं कि या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। ठीक है? जो कि कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज को एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में मदद देते हैं। अब वो मटेरियल एक्सचेंज किनके ज़रिए से हो सकता है? वो मटेरियल एक्सचेंज ब्लड के ज़रिए से भी हो सकता है। डेफिनिशन में हमने ब्लड लिखा है, लेकिन हमारी बॉडी में खाली ब्लड ही नहीं होता। हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा और भी फ्लूइड होते हैं। जैसे एक क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है? और इसके अलावा एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक?
तो ये ब्लड के अलावा ये दूसरी 3 तरह के जो फ्लूइड है ये भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज इन फ्लूइड से भी मटेरियल एब्जॉर्ब करने में बॉडी सेल्स की मदद करती हैं। ठीक है, सिर्फ ब्लड से ही नहीं बल्कि इनके अंदर भी जो यूजफुल मटेरियल्स है ना वो बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरीज की मदद से। तो कैपिलरीज ये 4 तरह के फ्लूइड जो है इनमें से मटेरियल्स एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करते हैं। किनकी? बॉडी सेल्स की। बॉडी सेल्स कैपिलरीज को यूज करके इन 4 किस्म के फ्लूइड में से जरूरतमंद फ्लूइड्स निकाल ले सॉरी जरूरतमंद चीजें जो है निकाल लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। लेकिन कौन से तरीके हैं? ये 2 तरीके हैं, ये मेजर हैं। फिर इसके अलावा अगर इनमें कोई सॉलिड पार्टिकल है जो कि बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब करना है, तो सॉलिड पार्टिकल के लिए फिर आपकी कैपिलरीज जो है वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी यूज करती हैं। ठीक, समझ आई? ये दो बेसिक है मैकेनिज्म जिससे आपकी कैपिलरीज इन फ्लूइड से मटेरियल्स एब्जॉर्ब करवाने में मदद देती हैं आपके बॉडी सेल्स को। ठीक, इन दोनों टाइप से। लेकिन बाद दफा अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है या बड़े साइज का पार्टिकल है तो फिर कैपिलरीज में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के जरिए से भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ठीक, अब ये जो आपका ये वाला फ्लूइड है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ना ये बॉडी के सेल्स किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ना ये जो आपके कैपिलरी की अंदर वाली लाइनिंग होती है ना उसे हम कहते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग। जो कैपिलरी का ये अंदर वाला सारा पार्ट है ना वो जिससे बना होता है वो एंडोथेलियम सेल से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इसके अंदर वाला सारा हिस्सा एंडोथेलियल लाइनिंग से कवर होता है। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना उससे जो मटेरियल्स बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं ना तो वो कैपिलरी की इस लाइनिंग की मदद से करते हैं। यानी सिर्फ इंट्रासेलुलर फ्लूइड से जो मटेरियल्स हैं वो बॉडी सेल्स में जाते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग की मदद से। बाकी जो तीनों फ्लूइड हैं उनमें जितने भी मटेरियल्स हैं वो इन तीनों मैकेनिज्म के जरिए से बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें से जो मटेरियल्स बॉडी सेल्स को चाहिए होते हैं वो कैपिलरी की एंडोथेलियल लाइनिंग के जरिए से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, तो ये है आपकी कैपिलरीज। अब इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैं एक और बस छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे तो तकरीबन सारे नहीं थे, तो वो हम फिर उस टॉपिक को जो है पढ़ के इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें। जी, चले तो फिर आगे चलें। बताएं आगे चलें। ठीक है, चले फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। हाँ जी, ऐसा करें आप लोग ना जरा लिख कर मैसेज कर दें क्योंकि मुझे आपकी आवाज ना बड़ी आहिस्ता आ रही है, तो आप लोग लिख कर बता दें अगर कुछ पूछना है तो। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ब्लड प्रेशर वो फोर्स है
जिससे ब्लड अपने आप को पुश करता है अगेंस्ट ब्लड वेसल्स। यानी वो फोर्स जो ब्लड लगाता है ब्लड वेसल्स में से गुजरने के लिए, या ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ वॉल्स आना चाहिए। जो आपके ब्लड वेसल्स की वॉल्स है ना, यानी आपने जैसे पढ़ा था कि आर्टरीज और वेन्स की तीन तीन लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स जिन वॉल्स बनाती हैं, तो ये वो फोर्स है जिसके साथ आपका ब्लड जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में से गुजरता है। यानी ब्लड जो है ना, ब्लड जब आपके ब्लड वेसल्स में से गुजरता है ना, तो उसको आपके ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट थोड़ी फोर्स भी लगानी पड़ती है। तो वो फोर्स जो ब्लड ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट लगाता है, यानी जब वो आर्टरीज वेन्स में से गुजर रहा होता है, तो वो फोर्स जो वो उनकी दीवारों के खिलाफ लगाता है अपने गुजरने के लिए, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर फिर सुन ले, वो फोर्स है जो ब्लड आर्टरीज और वेन्स में से गुजरते हुए उनकी दीवारों के खिलाफ लगाता है ताकि वो इजीली उनमें से गुजर सके। अब ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक जो है ना, इसे आप लोग पंजाबी में कहते हो ऊपर वाला, जैसे अक्सर आपने सुना होगा, और डायस्टोलिक होता है नीचे वाला। अब जो सिस्टोलिक है, इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है वो होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैंने बताया ना, ये एवरेज है, ये कम ज्यादा हो सकती है। और जो डायस्टोलिक है, इसकी नॉर्मल रीडिंग होती है 75 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, ये हम मरकरी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हम अपरेटर्स यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसमें मरकरी होती है जिसकी मदद से हम जो है मेजरमेंट लेते हैं, तो इसीलिए ये मरकरी की मदद से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मल है, यानी ऊपर वाला आपका नॉर्मल जो है वो 120 होता है, ये एवरेज है, लेकिन मैंने बताया ना इससे कम ज्यादा हो सकता है। और जो नीचे वाला आपका है जिसे आप डायस्टोलिक कहते हो, वो इतना नॉर्मल होता है। ठीक, अब सिस्टोलिक क्या चीज है, डायस्टोलिक क्या चीज है? सिस्टोलिक जो है ना, ये वो ब्लड प्रेशर है जो कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान होता है। यानी जब आपके दिल के दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उनकी कंट्रैक्शन के दरमियान में जो ब्लड प्रेशर होगा वो कहलाएगा सिस्टोलिक। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर जो है ना, ये एओर्टा में सबसे ज्यादा होता है, तो ये एओर्टा में हाई होता है ये वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में जो आर्टरीज जाती है ना, बल्कि इससे पहले एओर्टा में सबसे हाई होता है, और फिर जब पूरी बॉडी में जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स हैं, इनमें ये काम होता है। ठीक है, यानी एओर्टा में ये वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब एओर्टा से आर्टरीज के जरिए से पूरी बॉडी में ब्लड जाता जाता है ना, तो ये ब्लड प्रेशर भी कम होता जाता है। ठीक है, यानी वो आर्टरी जो आपकी टांगों या निचले हिस्से को ब्लड पहुंचाती है ना, उनमें ब्लड प्रेशर जो है ना, ये सिस्टोलिक वो सबसे कम होता है। ठीक, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एओर्टा में सबसे ज्यादा होता है, और जैसे एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज आपके बॉडी तक ब्लड लेकर जाती हैं, तो बॉडी के उन पार्ट्स में जाते जाते उन आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स के अंदर इसका प्रेशर कम होता जाता है। ठीक, अब जो डायस्टोलिक है उसको देखें। ये जो डायस्टोलिक है ना, ये है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। यानी जिस वक्त आपके दिल के जो चारों खाने हैं वो रिलैक्स करते हैं ना, तो उस वक्त का जो ब्लड प्रेशर है उसे कहते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, और ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, ये जो है ना, ये इतना नहीं होता। और जैसे ही ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर्ट्रियोल्स तक रहेगा, जैसे ही आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज और वेन्यूल्स और वेन्स,
ये जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, ये यहाँ तक तो आपको फील होगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आर्ट्रियोल तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ये जो सिस्टोलिक है ये भी बहुत कम हो जाता है आर्ट्रियोल्स के अंदर आते आते, और जो ये डायस्टोलिक है ये भी बहुत कम हो जाता है। तो जैसे ही आप कैपिलरीज में पहुंचते हो तो ये ब्लड प्रेशर वहां पे डिटेक्ट ही नहीं होता, ये मतलब गायब हो जाता है। ठीक, तो सिर्फ जो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, ये आपका आर्ट्रियोल्स में ही डिटेक्ट हो सकता है, आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स में, क्योंकि जैसे कि पिलरीज वेन्योल्स या वेन्स शुरू होंगी तो वहां पर ये डिटेक्ट नहीं होता, इनमें ये गायब हो जाता है, सिर्फ डायस्टोलिक। ठीक है, अब अगली चीज जो है ना वो है आपका रेट। रेट क्या चीज है, यानी रेट ऑफ ब्लड फ्लो। रेट ऑफ ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, एक सेकंड के अंदर, ठीक है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है कि एक सेकंड के अंदर द ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये जो एक और चीज यहाँ पे, ये तो आपने ब्लड प्रेशर की टाइप से देख ली, जैसे आप लोग अक्सर पंजाबी में ऊपर वाला नीचे वाला कहते हो, तो जो नॉर्मल शख्स है ना उसमें ये एवरेज जो है ना ये होता है 120/80। ठीक है, लेकिन ये वेरी करता है क्योंकि एज के साथ साथ ये दोनों जो आपके ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और फिर एक एज का पार्ट ऐसा आता है कि जब ये बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक, तो जो ये वाला ब्लड प्रेशर है ना, ये जो एक यंग आदमी है ना हेल्दी, यानी बिलो 40 या अबव 40, सॉरी बिलो 50 और अबव 40, ये उसके लिए इतना नॉर्मल होगा। लेकिन अगर 50 अबव वाला है ना, तो 50 अबव वाले में ये जो है ना ये नहीं होगा, उसमें ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। इस तरह जो 60 वाला है उसमें ये और कम हो जाएंगे। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ना, क्योंकि आपकी जो कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन्स हैं ये सब वीक होती जाती है, क्योंकि बॉडी भी वीक हो रही होती है, तो लिहाजा ये प्रेशर भी फिर कम से कम होता जाता है। तो हम एवरेज जो है ना वो लिखते इतना ही है। हालांकि अब जो है ना, अब डॉक्टर्स की तरफ से जो है 140/90 जो है ना ये अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जो आपके पूरी दुनिया में एसोसिएशन है ना ये दिल की बीमारियों वाली, तो उन्होंने अब इतना नॉर्मल किया हुआ है कि अगर किसी बंदे का इतना है तो भी वो नॉर्मल है। लेकिन हम जो है ना हम सिर्फ इसी को ही कहते हैं जी कि ये नॉर्मल है, एवरेज इतना ही होना चाहिए। अब रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या है कि यानी एक सेकंड में ब्लड वेसल्स में से जो खून गुजरता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, कि यानी कितना खून एक सेकंड में ब्लड वेसल में से गुजरेगा वो कहलाता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं मिलीमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितना मिलीमीटर खून आर्टरीज में से, वेन्स में से या कैपिलरीज में से, कोई भी आपका ब्लड वेसल है, तो एक सेकंड के अंदर जितना मिलीमीटर खून आपके ब्लड वेसल में से गुजरेगा वो कहलाएगा रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, अब जो ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो है ना ये सबसे कम होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो कैपिलरीज में सबसे कम होता है, और इसके अलावा जो है ना ये बाद में वेन्स में और वेन्योल्स में फिर से बढ़ता जाता है। ठीक है, अब ये क्यों कम होता है कैपिलरीज में, उसकी रीजन है इनकी बनावट। क्योंकि आपने देखा था कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज का जो होल है वो थोड़ा जो है छोटा होता है, वेन्स का होल बड़ा होता है, और कैपिलरीज का होल बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो जैसे जैसे बंदा आर्टरी से आर्ट्रियोल्स की तरफ को मूव करता है ना, यानी जैसे आपका ब्लड आर्टरी से आर्ट्रियोल्स की तरफ मूव करेगा तो ये रेट कम होता जाता है। फिर जब ये मूव करता कैपिलरीज में आता है तो कैपिलरीज में ये रेट बिल्कुल जीरो हो जाता है। बाद में फिर जब ये कैपिलरीज से मूव करता वेन्योल्स में आता है तो वेन्योल्स में फिर से इसका जो रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वेन्स में जो है वो फिर इसका रेट ज्यादा हो जाता है। तो अगर इसको हम लिखे ना, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपने रेट ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ये तो पता चल गया कि एक सेकंड में कितना मिलीमीटर खून इनमें से गुजरेगा, वो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, और वो डिपेंड करता है इनके ये साइजेस के ऊपर, यानी इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे।
तो आर्टरीज के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, आर्टरीज में सबसे ज्यादा, आर्ट्रियोल्स में इससे कम। ये मैं एरो बढ़ा के यहाँ पे एक एरो छोटा कर रहा हूँ, जो ये बता रहा है कि आर्ट्रियोल्स में जो है ये कम होता है, ठीक है। फिर जैसे आप कैपिलरीज में आते हो तो कैपिलरीज में 0। फिर जैसे कैपिलरीज के बाद विनियोल्स बनते हैं कैपिलरीज के जुड़ने से, तो ये अप होना शुरू होता है, और जब वेन्स बन जाती है तो वेन्स में ये फिर ज्यादा हो जाता है। तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, आर्ट्रियोल्स और वेनियोल्स में कम होता है, और कैपिलरीज में होता ही नहीं है, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना कि वेन्स के अंदर भी वैल्व्स होते हैं जो कि उनके खून को वापस ऑर्गन्स में नहीं आने देते। तो जो वेन के आपके मसल्स होते हैं ना, वेन के मसल्स की कंट्रैक्शन और जो उनके वाल्व्स की मूवमेंट है, ठीक है, या आप कह लो एक्शन ऑफ वाल्व्स। अच्छा, अब आपकी वेन्स के अंदर कौन से वाल्व्स होते हैं? वेन्स के अंदर भी आपके सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जो आपकी वेन्स है ना बॉडी की, उन सब के अंदर जो वाल्व्स होते हैं जो उनके खून को वापस ऑर्गन तक नहीं जाने देते, वो सेमिल्यूनर वाल्व्स ही होते हैं। तो आपके जो वेन्स के मसल्स हैं और ये सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, ये भी जो ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो है ना उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। लेकिन आपकी जो बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो है ना, वो आपकी ब्रीदिंग की वजह से भी होता है। यानी जब आप नॉर्मल सांस लेते हो ना, तो उससे भी ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है इसमें फर्क पड़ता है, ठीक। ज्यादा तेज अगर आप सांस लेते हो तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो नॉर्मल होगा। अगर आपका सांस खुदा ना खासा किसी बीमारी की वजह से बहुत ही कम है, तो फिर रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी कम होगा। तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो आपकी ब्रीदिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक। इसके अलावा जो वेन्स के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो उनके वेल्व्स के एक्शन पे और उनकी मस्कुलर कंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन आपने याद रखना है कि आर्टरीज वेन्स में सबसे ज्यादा, आर्ट्रियोल्स वेनियोल्स में कम, और कैपिलरीज में बिल्कुल ही नहीं होता रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक। क्योंकि जैसे आप आर्टरी से दूर जाते जाते हो ना, रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी कम होता जाता है, सही। चले, अब यहाँ तक आपका ये वाला ब्लड प्रेशर रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्लियर है। अब रह गई हैं डिसऑर्डर्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, वो हम लोग मंडे को करेंगे क्योंकि कल तो आप लोग की क्लास नहीं होनी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है क्योंकि 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। खुदा हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मंडे को मिलेंगे, वीकेंड एंजॉय करें।